नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कॉम्पिटिशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं प्राचीन भारत की लेक्चर सीरीज में। आज लेक्चर नंबर 37 के साथ, जिसमें महाजनपद काल के भाग 6 की बात करनी है दोस्तों। और आज बात करना है मगध राजवंश के शासक। मगध में अलग अलग राजवंशों के शासक की बात करनी है। कल मैंने आपको 36वें नंबर लेक्चर में मैंने वो हसीन माशू का 7 कोड बताया था, और फिर हर्यक वंश के शासकों का कोड मैंने बताया था, बिंबी, आजा, उदार, अमु, नागा। ठीक है, तो एक तरीके से रिवीजन है, ध्यान दीजिएगा जरा। पहला है वृहद्रथ वंश, वो हसीन माशू का वृहद्रथ वंश। पुराण तथा महाभारत में इसकी चर्चा की गई है वृहद्रथ वंश की, और इसके अनुसार मगध का प्रथम शासक कौन था? वृहद्रथ। इसकी चर्चा सिर्फ पुराण और महाभारत में है, इसलिए कई जगह वृहद्रथ वंश से स्टार्ट ही नहीं होता मगध। मगध कहां से स्टार्ट होता है? हर्यक वंश, जिसको पितृहंता वंश बोलते हैं। ठीक है, बिंबी, आजा, उदार, अमु, नागा। तो सबसे पहला शासक है बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक कहलाता है बिंबिसार, और मत्स्य पुराण में क्षेत्रोजस कहा गया है। ये आता है परीक्षा में। मत्स्य पुराण में इसे कहा गया है क्षेत्रोजस, क्योंकि 80,000 गांवों जैसे बड़े क्षेत्र का स्वामी था ये क्षेत्रोजस। बहुत बड़े क्षेत्र, अर्थात 80,000 गांवों में इसका क्षेत्र था, तो इसको मत्स्य पुराण में क्षेत्रोजस कहा गया है। ठीक है दोस्तों, जैन साहित्य में बिंबिसार को श्रोणिक कहा गया है। क्या कहा गया है? श्रोणिक। श्रोणिक मतलब दूर दूर तक इसका नाम फैला था, इसका नाम दूर दूर तक सुना जाता था, इसलिए उसको बोला गया श्रोणिक। तो ध्यान रखिएगा, क्षेत्रोजस और श्रोणिक ये शब्द किसके लिए इस्तेमाल हुए हैं? बिंबिसार के लिए। 3 नीतियों का प्रारंभ करता था। नीतियां अपन इसके बारे में पढ़ चुके हैं, मित्र नीति, विवाह नीति और युद्ध नीति। मित्र नीति आपको मालूम है, चंड प्रद्योत के दरबार में इन्होंने जीवक को भेजा था, पुष्कर सारिन के दरबार में एक दूत भेजा था। गांधार का शासक पुष्कर सारिन याद होगा आपको। विवाह नीति आपको याद होगी कि जो महाकौशल की बेटी थी, महाकोसला, कंस का बेटा महाकौशल, और महाकौशल की बेटी कौन थी? महाकोसला, और बेटा कौन था? प्रसेनजित। तो महाकोसला से इसने विवाह किया था बिंबिसार ने, और महाकोसला से विवाह करने के बाद इनको क्या मिल गया था? दहेज स्वरूप काशी मिल गया था, जो कौशल के अंडर में था। तो काशी किसको मिल गया था? मगध को मिल गया था, महाकोसला से विवाह के फलस्वरूप। वज्जी नरेश चेटक की पुत्री चेलना से भी विवाह किया था इन्होंने, बिंबिसार ने। वज्जी नरेश चेटक, और उनकी पुत्री का नाम था चेलना। इसी तरीके से मद्र राजकुमारी क्षेमा के साथ भी विवाह किया था। तो वैसे तो 500 राजकुमारियों का वर्णन है, इनकी 500 विवाह का वर्णन है, लेकिन 3 बड़े फेमस हैं। महाकोसला के साथ विवाह, बज्जी के चेटक, नरेश चेटक की पुत्री चेलना, और मद्र राजकुमारी क्षेमा के साथ विवाह संबंध बनाए थे इन्होंने। ये भी कूटनीति के अंतर्गत है। युद्ध नीति इनकी, तो सबसे पहला शिकार मगध का कौन था बिंबिसार के समय? अंग पर विजय, है ना। अंग ही सबसे पहला टारगेट क्यों था? इतने सारे राज्य थे मगध के चारों तरफ, तो अंग ही पहला टारगेट क्यों था? देखिए, जो काशी था, मगध ये है, तो मगध के बगल में ये जो काशी है, और काशी के ऊपर है कौशल। तो काशी जो है वो कौशल का हिस्सा था, तो ये बोल नहीं सकते थे। अवंती मजबूत था, अंग सबसे कमजोर था। वत्स दूर था, बड़ा था, है ना, और बाकी सारे दूर थे, बड़े थे। अवंती पास था लेकिन मजबूत था, तो ये जल्दी किसी पे आक्रमण कर नहीं सकते थे। अंग सबसे छोटा था, तो आक्रमण करते। अब अगर ये डायरेक्ट अंग पे आक्रमण कर देता बिंबिसार, तो बाकी के राज्य इसका विरोध करते कि अंग छोटा है, अकेला है, तो आपने आक्रमण कर दिया, ये तो गलत नीति है। तो इसके जो कूटनीतिज्ञ थे, सुनीति और दीर्घचारण, बिंबिसार के जो कूटनीतिज्ञ थे सुनीति और दीर्घचारण, उन्होंने ये बोला उनको, बिंबिसार को, कि तुम बिंबिसार बनके यदि अंग पर आक्रमण करोगे तो लोग अपोज करेंगे। तुम अंग के तुम इन जो देश तुम्हारा अपोज करने वाले हैं, तुम इनके सगे संबंधी बन जाओ। अंग पर आक्रमण करने का जो दूसरे राज्य विरोध करेंगे, तुम उन दूसरे राज्यों के सगे संबंधी बन जाओ, और फिर अंग पर आक्रमण करो, वो दूसरे राज्य तुम्हारा विरोध नहीं करेंगे। और इसी तरीके से बिंबिसार ने किया। अंग पर क्या कह के आक्रमण किया कि तुम्हारे पूर्वजों ने, जब हम कमजोर थे, मगध के लोग जब हम कमजोर थे, तब तुमने हम पे आक्रमण किया था। अब हम मजबूत हैं, तुमसे बदला लेंगे अंग के शासकों। तो फिर उन्होंने अंग पर आक्रमण किया, और अंग पहला शिकार बना मगध में मिलने वाला। गेटिंग माय पॉइंट? तो अंग ही पहला टारगेट क्यों? कहानी पूरी बता चुका हूं मैं। काशी दहेज के रूप में मिल जाता है, बता ही चुका हूं। महाकोसला से विवाह करते हैं, तो कौशल के अंडर में जो काशी है,
तो कौशल नरेश जो है महाकौशल की बेटी है महाकोसला, तो महाकोसला को दहेज में दे देते हैं काशी। बिंबिसार राजधानी किसको बनाता है? राजगृह या गिरिब्रज को, ठीक है। और पुत्र अजातशत्रु जो है बिंबिसार की हत्या कर देते हैं, इसलिए पितृहंता वंश है, तो अजातशत्रु द्वारा बिंबिसार की हत्या कर दी जाती है। तो ये सारे डिटेल आप ध्यान रखिएगा, क्षेत्रोजस, श्रोणिक वगैरह, ठीक है। दूसरे शासक है दोस्तों अजातशत्रु। अजातशत्रु का उपनाम है कुणिक। अजातशत्रु का उपनाम क्या है दोस्तों? कुणिक। गद्दी पर बैठने के 8वें वर्ष, है ना, उस समय जो गिनती करी जाती थी वो सन में नहीं करी जाती थी, राज्याभिषेक से गिनती करी जाती थी। राज्य सिंहासन पर बैठने के 8वें वर्ष या 11वें वर्ष या 14वें वर्ष, इस तरीके से बोला जाता था। तो गद्दी पर बैठने के 8वें वर्ष में बुद्ध की मृत्यु हो गई, और बुद्ध की मृत्यु के पास बाद राजगृह में एक सप्तकर्णी गुफा थी दोस्तों। सप्तकर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति करवाई थी अजातशत्रु ने। प्रथम बौद्ध संगीति किसने करवाई थी? सप्तकर्णी गुफा में। सप्तकर्णी गुफा कहाँ है? राजगृह में। तो सप्तकर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति करवाई थी अजातशत्रु ने। अजातशत्रु ने ही सबसे पहले जल मार्ग के महत्व को समझकर नदी दुर्ग के रूप में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाना चाहता था, किंतु बना नहीं पाया। ये ध्यान रखिएगा, अजातशत्रु ने ही सबसे पहले नदी दुर्ग के महत्व को समझा और पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने की चाहत जारी की, लेकिन परंतु वह राजधानी बना नहीं पाता। महत्व तो समझा उसने नदी दुर्ग राजधानी बनाने का पाटलिपुत्र को, लेकिन नहीं बना पाया। इसका कूटनीतिज्ञ कौन था? बसकार। कोड बता चुका हूं पिछले लेक्चर में, आजा बस। आजा, दोस्तों से बोलते ना तू आजा बस, तो आजा मतलब अजातशत्रु, बस मतलब वत्सकार। कूटनीतिज्ञ वत्सकार थे। और आपको याद होना चाहिए कि अजातशत्रु ने जब बिंबिसार की हत्या कर दी तो कौशल नरेश ने वापस से वो छीन लिया था काशी। तो उस काशी को पाने के लिए अजातशत्रु ने प्रसेनजीत पर आक्रमण किया, तो प्रसेनजीत हार गया। तो प्रसेनजीत ने अपनी बेटी वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया और पुनः काशी किसको दे दिया? मगध को। और यहां से काशी हमेशा मगध का हिस्सा हो गया। यह वाजिरा की पूरी कहानी बता चुका हूं। वज्जी संघ में फूट डाली थी वत्सकार ने। वज्जी जो है 8 गणराज्यों का संघ था, तो वज्जी संघ में फूट डालने का काम वत्सकार ने किया था। अजातशत्रु और वज्जी संघ में लड़ाई हुई थी। बचा खुचा काम जो है रथ मूसल, ये अजातशत्रु के पास कौन कौन से हथियार थे वज्जी से युद्ध के समय? तो रथ मूसल था। रथ मूसल, रथ में लगा हुआ ये मूसल, ये रथ है मेरा, रथ मूसल है। इस मूसल से जो है ना वो पत्थर, तोप के गोले की जगह पत्थर फेंकते थे, ठीक है। तो बचा खुचा काम वज्जी के साथ जो युद्ध चल रहा था उसमें बचा खुचा काम रथ मूसल ने कर दिया, जो आधुनिक तोप जैसा हथियार था जो पत्थर बरसाता था। आया है परीक्षा में दोस्तों। तथा महाशिलाकंटक। महाशिलाकंटक एक बड़ा पत्थर था जो दीवार तथा दरवाजे तोड़ने के काम आता था, है ना। कई लोग उस पत्थर को पकड़ के और दीवार तथा दरवाजे, किले की दीवार दरवाजे तोड़ते थे, महाशिलाकंटक। तो ये 2 हथियार मुख्य थे अजातशत्रु के पास। वज्जी के साथ युद्ध में, वज्जी के साथ जो युद्ध हुआ अजातशत्रु का, उस युद्ध में मक्खलीपुत्र गोशाल मारे गए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मक्खलीपुत्र गोशाल बड़ा नाम है, ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं। मक्खलीपुत्र गोशाल की मृत्यु किसके साथ युद्ध में हुई? अजातशत्रु के युद्ध किसके साथ हो रहा था? वज्जी के साथ। आजीवक को जीवक से कंफ्यूज नहीं करेंगे। जीवक को तो पीलिया की दवाई के लिए चंड प्रद्योत के दरबार में भेजा था बिंबिसार ने, तो आजीवक अलग है, जीवक अलग है। अजातशत्रु के समय ही कौशल जो है विठब्बू के कारण, विठब्बू की पूरी कहानी पढ़ चुके हैं, दासी से विवाह करवा देते हैं बुद्ध का प्रसेनजीत, इस तरीके से। तो अजातशत्रु के समय ही कौशल जो है विठब्बू के कारण मगध का हिस्सा बन जाता है, ठीक है। तो कौशल और वज्जी ये अजातशत्रु के समय जीत लिए जाते हैं। काशी और अंग मगध बिंबिसार के समय मिलाए जाते हैं, ठीक है। तो मगध में अंग और काशी किसके समय मिल गए? बिंबिसार के समय। और मगध में कौशल और वज्जी किसके समय अभी पढ़ा है अपन ने? किसके समय मिल गए? अजातशत्रु के समय, ठीक है। अब पढ़ते हैं अपन उदायन। उदायन का दूसरा, बिंबी आजा उदार, उदार का मतलब उदायन। उदायन का दूसरा नाम था उदयभद्र। पाटलिपुत्र को राजधानी के तौर पर अजातशत्रु ने पहचाना था। पाटलिपुत्र का नदी दुर्ग के रूप में महत्व जाना किसने था? अजातशत्रु ने। लेकिन पाटलिपुत्र को नदी दुर्ग के रूप में सबसे पहले राजधानी बनाया किसने? उदायन ने। ध्यान देंगे दोस्तों।
है ना, और ये जैन तथा बौद्ध धर्म दोनों को मानता था उदयन। इसके बाद दो और हैं, अमु, आ से मतलब अनिरुद्ध, मु से मतलब मुंडक, इनके दोनों के बारे में कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट। और लास्ट शासक है नागा का मतलब नागदशक। नागदशक की हत्या, इसकी हत्या बनारस का राज्यपाल, इसके समय जो बनारस का इनका राज्यपाल होता है, हर्यक वंश का राज्यपाल शिशुनाग नागदशक की हत्या कर देता है। और हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन साबित होता है इस प्रकार से? नागदशक। ठीक है, तो ये पूरा हर्यक वंश था, बिंबी, आजा, उदार, अमु, नागा। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक फैक्ट ध्यान देंगे दोस्तों। लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते जाइए, दोस्तों को बढ़ाइए। और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम और फेसबुक, इनकी लिंक जो है इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहां से जुड़िए भी दोस्तों। अब अगला वंश जो है वो हशीन हो गया, हा हो गया, शी फॉर शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश में पहला शासक है शिशुनाग और दूसरा शासक है कालाशोक। तो सबसे पहले शिशुनाग की बात करते हैं, ये मैं आपको समझा ही चुका हूं। मगध में अंग और काशी को किसने मिलाया? बिंबिसार ने। मगध में कोसल और बज्जी को किसने मिलाया? अजातशत्रु ने। और मगध में अवंती और वत्स को किसने मिलाया है? शिशुनाग ने। ये मैंने इसीलिए अलग अलग कलर से लिखे हैं दोस्तों, अच्छे से समझ जाए ताकि आप, ठीक है, किस किसने जीता है किसको, तो ये ध्यान रखना। तो अब देखो मगध साम्राज्य कितना बढ़ता चला जा रहा है। अब इसमें एक कहानी है दोस्तों कि जब शिशुनाग जो था वो अवंती और वत्स को जीतने में व्यस्त था, जीत लिए थे उसने, तब यहाँ पे मगध के पीछे की तरफ ये कहला गया, ये इसका शासक या मगध के शासक का ध्यान इधर है और इसके पीछे बज्जी में उसके खिलाफ बगावत चल रही थी। बज्जी का जो लिच्छवी गणराज्य था वहां पे बगावत चल रही थी और इसे दबाने हेतु शिशुनाग ने बज्जी में जो स्थित वैशाली था, बज्जी में जो वैशाली थी, वैशाली नामक जगह थी, उसको अपनी दूसरी राजधानी बना दिया। तो वहां से वो बज्जी में बगावत संभली रहेगी ताकि। तो पहली राजधानी पाटलिपुत्र थी और वैशाली को भी राजधानी किसने बनाया है? शिशुनाग ने। मैंने पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया था कि शिशु जो होता है वो, शिशु जो नाग होता है वो विशाल नहीं होता, इस तरीके से मैंने टेका बताया था आपको, कोडिंग बताई थी। ठीक है, तो बज्जी स्थित वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी किसने बनाया? शिशुनाग। ये जो देखना है वो अपने को शिशुनाग वंश में, शिशुनाग देख चुके हैं, अब कालाशोक देखना है। तो कालाशोक को दिव्यावदान नामक बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया है? काकवर्ण कहा गया है। ठीक है, और इसने अपनी राजधानी वैशाली से, जो शिशुनाग ने राजधानी, दूसरी राजधानी वैशाली में बना ली थी, वो वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र बनाई। तो कालाशोक को काकवर्ण कहा गया है दिव्यावदान में, और इसने राजधानी वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र बनाई। और द्वितीय बौद्ध संगीति, बुद्ध की मृत्यु के 100 साल पूरे होने पर द्वितीय बौद्ध संगीति जो है वो सभा कामिर की अध्यक्षता में जो है द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में इन्होंने आयोजित कराई। ठीक है, मैं कोडिंग दे दूंगा चारों बौद्ध संगीतियों का, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें इस बात को लेके। नेक्स्ट वंश जो आता है नंद वंश, हशीन। तो हर्यक वंश हो गया, शी मतलब शिशुनाग वंश हो गया, ना मतलब नंद वंश। नंद वंश में 3 शासक हैं दोस्तों, महानंदिन, महापद्मनंदा और घनानंद। तो कालाशोक की हत्या कौन कर देता है दोस्तों? कालाशोक की हत्या कर देते हैं महानंदिन, और महानंदिन गद्दी पे बैठ जाते हैं मगध की। अब महानंदिन जो है यही नंदवंश का संस्थापक भी कहलाएगा, और इसकी एक पत्नी होती है दासी, इसे विवाह कर लेते हैं महानंदिन। तो इनकी एक दासी पत्नी से प्राप्त जो पुत्र होता है वो उसका नाम होता है महापद्मनंदा, और महापद्मनंदा जो है महानंदिन की हत्या कर देते हैं और मगध की गद्दी पे बैठ जाते हैं। तो महानंदिन का जो दासी से प्राप्त पुत्र होता है, दासी पत्नी से प्राप्त पुत्र जो होता है महापद्मनंदा, महानंदिन की हत्या कर देते हैं। अब महानंदिन के बारे में पढ़ चुके हैं। महापद्मनंदा को 4 नाम दिए गए हैं, उपाधियां हैं। सर्व क्षत्रो संहारक, सभी क्षत्रियों का संहार करने वाला, सर्व क्षत्रो संहारक अर्थात क्षत्रियों का संहार करने वाला। दूसरा भार्गव, भार्गव का मतलब होता है परशुराम। भार्गव किसका पर्यायवाची है? परशुराम। अर्थात महापद्मनंदा अपने आप को परशुराम का अवतार मानता है। परशुराम ने क्या किया था? परशुराम जो था वो ब्राह्मण था, और उसने, ऐसा माना जाता है लोक कथाओं के अनुसार, कि परशुराम ने सारी पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था एक समय, है ना, सारी इसकी कहानियां हैं।
तो परशुराम ने सारे ब्राह्मणों पृथ्वी से, परशुराम नामक ब्राह्मण ने पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। तो इसीलिए सर्व क्षत्रो संहारक बोल लें, चाहे परशुराम बोल लें, भार्गव बोल लें, चाहे अपरो परशुराम। अपर का मतलब होता है दूसरा, अपर न्यायाधीश होता है, अपर सचिव होता है, तो दूसरा सचिव, एडिशनल। तो अपरो परशुराम, तो अपरो का मतलब होता है दूसरा, तो दूसरा परशुराम भी इन्होंने अपने आप को कहा है। और इनको एक राट, मैंने पुराने लेक्चर्स में आपको पढ़ाया है कि पश्चिम की तरफ का राजा जो होता है वो स्वराट कहलाता है, पूर्व की तरफ का राजा जो होता है वो कुछ और कहलाता है, मध्य का राजा जो होता है वो सम्राट कहलाता है, उत्तर का राजा जो होता है वो विराट कहलाता है, और जो सब दिशाओं को जीत ले वो कौन कहलाता है? एकराट। तो इसने अपने आप को क्या उपाधि दी? एकराट, एक छत्र या सार्वभौम। सभी दिशाओं को जीतने वाला राजा कौन था? महापद्म नंदा। अब एक कलिंग नरेश थे खारवेल साहब, बहुत बहुत प्रतापी राजा थे खारवेल। कलिंग मतलब उड़ीसा, कलिंग की राजधानी उस समय क्या होती थी? तोसली। तो कलिंग मतलब उड़ीसा। तो कलिंग नरेश खारवेल जो थे उन्होंने खारवेल अभिलेख लिखवाया था। उस खारवेल अभिलेख में महापद्मनंदा के बारे में लिखा है कि महापद्मनंदा ने कलिंग को जीता, महापद्मनंदा ने कलिंग को जीता और वहां तंसुली नहर बनवाई। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तंसुली नहर बनवाई। और इस प्रकार नहरों का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहां मिलता है? खारवेल अभिलेख में मिलता है। नहरों का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहां मिलता है? खारवेल अभिलेख में। और कौन सी नहर की चर्चा है दोस्तों? तंसुली नहर की। महापद्मनंदा कलिंग से जिनसेन की मूर्ति उठाकर भी मगध ले आए थे। महापद्मनंदा कलिंग से, कलिंग को जीत लिया था और वहां से जिनसेन की मूर्ति मगध ले गए थे। खारवेल वापस से उस जिनसेन की मूर्ति को वापस से कलिंग लाए। खारवेल बहुत प्रतापी राजा थे, कलिंग नरेश खारवेल। और पाणिनि समकालीन थे, ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। महापद्मनंदा, पाणिनि ने कौन सी किताब लिखी है दोस्तों? कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइए आप। कमेंट बॉक्स में लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करते जाइए। तो पाणिनि समकालीन किसके थे? महापद्मनंदा के। अष्टाध्यायी लिखी थी। घनानंद, लास्ट शासक जो नंदवंश के हैं, नंदवंश का अंतिम शासक था घनानंद। और इसके समय भारत पर सिकंदर का आक्रमण भी होता है। इसी को चेताते रहते हैं चाणक्य साहब। चाणक्य घनानंद को बोलते हैं कि तुम अपनी शराब नोशी और ऐश परस्ती से बाहर आके और राजाओं को इकट्ठा करो, इस देश पे सिकंदर का आक्रमण होने वाला है। लेकिन ये नहीं सुनते और दरबार से चाणक्य को बाहर फिकवा देते हैं और चाणक्य फिर पढ़ लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से कहानियां हैं। तो इसी के समय सिकंदर का आक्रमण होता है। इसलिए इसके तुरंत बाद जो नंदवंश के बाद है, अपन ईरानी आक्रमण और सिकंदर का आक्रमण पढ़ेंगे। और सिकंदर के आक्रमण के बाद फिर अपन मौर्य शासन पे पहुंचेंगे। उसी क्रम में पढ़ेंगे जो ऐतिहासिक रूप में घटित हुआ है। यूनानी ग्रंथों में घनानंद को अग्रमीज कहा गया है। तो इसको याद करने का तरीका क्या है? बदतमीज। जो चाणक्य को अपने दरबार से, ब्राह्मण को दरबार से बाहर फिकवा दे तो वो बदतमीज ही होगा, अग्रमीज। तो यूनानी ग्रंथों में घनानंद को अग्रमीज कहा गया है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करके घनानंद को हराया था और मौर्य वंश स्थापित किया था। लेकिन इसके तुरंत बाद अपन मौर्य वंश ना पढ़ के पहले ईरानी आक्रमण पढ़ेंगे और फिर यूनानी अर्थात सिकंदर का आक्रमण पढ़ेंगे। शकटाल तथा स्थूलभद्र नामक अमात्य घनानंद के दरबारी थे। शकटाल तथा स्थूलभद्र, स्थूलभद्र ध्यान देंगे द्वितीय बौद्ध संगीति, पहली जैन संगीति, पहली जैन संगीति स्थूलभद्र है ना, ठीक है। पहली जैन संगीति स्थूलभद्र के नेतृत्व में हुई थी और द्वितीय जैन संगीति भागभद्र के नेतृत्व में हुई थी, भद्रबाहु के नेतृत्व में हुई थी। पढ़ाऊंगा मैं जैन संगीतियां, जैन धर्म में पढ़ाऊंगा। तो शकटाल तथा स्थूलभद्र नामक अमात्य घनानंद के दरबारी थे। वर्ष, उपवर्ष, वररुचि और कात्यायन, कात्यायन पीछे पढ़ाया है मैंने, पाप का। पतंजलि, पाणिनि और कात्यायन, इनको बुनी तरह बोलते हैं, ठीक है। तो कात्यायन ने कौन सी किताब लिखी थी दोस्तों? कमेंट बॉक्स में बताइएगा कात्यायन ने कौन सी किताब लिखी है। वर्ष, उपवर्ष, वररुचि और कात्यायन जो विद्वान घनानंद के दरबार में थे। और घनानंद में ने अपनी ऐश परस्ती, शराब नोशी और दूसरी चीजों को पूरा करने के लिए जनता पर कर का बोझ लाद दिया था। बहुत इनफेमस राजा हुआ था घनानंद, बहुत ज्यादा ऐश परस्त राजा था, जिसको चाणक्य ने कई बार चेताने की कोशिश की लेकिन ये माने नहीं और फिर चंद्रगुप्त मौर्य को सामने आना पड़ा। तो दोस्तों यहां पे अपनी बात खत्म होती है महाजनपदों में नंदवंश तक की।
वो हसीन तक खत्म हो गया, माँ का मौर्य वंश से स्टार्ट होना है। लेकिन इसके पहले अपन पढ़ेंगे अगले लेक्चर में ईरानी आक्रमण और यूनानी अर्थात सिकंदर का आक्रमण, और फिर अपन जैन धर्म और बौद्ध धर्म जिस क्रम में चल रहा है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, और इनको पढ़ने के बाद वापस से अपन मौर्य वंश में आ जाएंगे। और मौर्य वंश के बाद फिर अपन राज्यों का पतन कराते हुए सीधे सीधे चलते चले जाएंगे और इतिहास में गुप्त काल तक ले चलूंगा मैं आपको, और वहां जाके फिर आपका 500-600 एडी तक आने के बाद आपका मध्यकाल पे पहुंचाऊंगा और वहां पे प्राचीन भारत की समाप्ति होगी। ठीक है दोस्तों, तो आशा है आप उत्साह के साथ पढ़ रहे होंगे। उत्साह लगातार बनाइए, उत्साह है तो जीवन में सब कुछ है। ठीक है, और इसी तरीके से लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए, अपना स्नेह देते रहिए। ठीक है, अगले लेक्चर तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।